क्योंकि गुलिस्तान न्यूज चैनल कॉन्क्लेव कर रहा है बदलता जम्मू कश्मीर, नई राहों का सफर। जम्मू कश्मीर के अंदर 370 जाने के बाद क्या बदला वो तो सबके सामने था, लेकिन फिलहाल जब नई सरकार बनी जिसे पूरे मैंडेट के साथ जनता ने सत्ता में बिठाया और उसके बाद एक उम्मीद जागी जब डिप्टी सीएम के रूप में सुरेंद्र चौधरी का नाम आया, क्योंकि सबसे पहले ये कहा जा रहा था कि किस तरह का लेवल फील्ड जो रहा इस वक्त चुनावों के दौरान, लेकिन जब सत्ता के बीच में सरकार आई और उसके बाद एक बड़ी बात को उमर अब्दुल्ला की तरफ से खत्म किया गया कि जम्मू और कश्मीर का जो भेदभाव है उसे कहीं ना कहीं खत्म किया गया है। क्योंकि जब सुरेंद्र चौधरी का नाम आया तो जम्मू की जनता के अंदर एक उम्मीद जागी कि किस तरह का अब काम जम्मू की जनता के लिए भी होगा और कश्मीर की जनता के लिए भी होगा। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत तो है ही, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, अभी तो मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, ऑल ओवर उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट्स को भी कवर किया और हर एक चीज को लेकर बात की, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर क्या कुछ रोड मैप जो है वो सरकार अब आने वाले समय में तय करेगी। लेकिन सबसे पहले जिस तरह से अगर हम एजुकेशन सेक्टर को ही लेते हैं कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर बच्चों के लिए आगे कौन सी वाली स्कीम्स को लेकर आप लोग तैयार हैं और कैसे काम करेंगे, सबसे पहला सवाल। देखिए, जहां तक ताल्लुक है एजुकेशन का, ऑनरेबल मिनिस्टर मेरी बहन सकीना इट्टू जी यहाँ पे आए हैं, मेरे ख्याल उसके बाद वो यहाँ पे आएंगी, तो अगर ये सवाल उनसे पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस पे वो ज्यादा बारीकी से बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी सारी रिव्यू मीटिंग ली हैं ऑफिसरों से भी, और उन्होंने कुछ अपनी सरकार के जो फैसले हैं वो उनका वाजिब बनता है और वो मेरे ख्याल वही बताएं तो ज्यादा। एज ए डिप्टी सीएम ये सवाल था, लेकिन अगर राजौरी और पुंछ हम चलते हैं, नेशनल हाईवे की बात हो जाती है, रेलवे की बात हो जाती है, आपका होम टाउन भी है, उसको लेकर किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, खित्ता पीर पंचाल का जहाँ ताल्लुक है, मैं खुश नसीब हूँ कि मैं खित्ता पीर पंचाल के अंदर पैदा हुआ और मेरी परवरिश बेशक देश के अलग अलग हिस्सों में हुई, लेकिन उस खित्ते में पैदा होने का एक अपने आप ही गर्व, और खासकर उस इलाके से निशारा से जहां से बड़ी बड़ी जंगें हुई और देश को हमेशा उस निशारा से मजबूती मिली। लेकिन जहां खित्ता पीर पंचाल का ताल्लुक है, हम ये समझते हैं कि माजी में काफी सारी खामियां भी हैं और कई लोग, अभी चंद रोज पहले हमने देश का गणतंत्र दिवस मनाया है और वहां पे डांटे भी पड़े गए, मुझे भी दिया गया, खैर हमने जब पढ़ा और देखा हमें कुछ दिखा नहीं उसमें, तो इसलिए हमने उसको पढ़ना ठीक ही नहीं समझा। और खित्ता पीर पंचाल क्योंकि सबसे बड़ा आज की डेट में उसके पिछड़ेपन का कारण यही है कि सड़कों की कमी है, और नेशनल हाईवे 75 साल से वो मांग रहे हैं और उम्मीद करते थे कि जो अखनूर तक 4 लेनिंग गई है ये पुंछ तक जाएगी और पुंछ से ही हम आगे कश्मीर के साथ जुड़ जाएंगे। और दूसरा रेलवे का जहां लाइन का ताल्लुक है, ये भी बड़ी पुरानी डिमांड है खित्ता पीर पंचाल की, और उसके लिए भी हमेशा खित्ता पीर पंचाल के हमारे बुजुर्गों ने हमेशा अपना जितना ताकत हुआ जोर लगाया, लेकिन आज तक वो हुई नहीं। और लेकिन अब हमें उम्मीद इसलिए है क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने खुद इसको टेकअप किया है, 4 लेनिंग के लिए भी, खित्ता पीर पंचाल के लिए और रेलवे का भी जहां ताल्लुक है उसके लिए भी। इसलिए अब उम्मीद हमें जगी है और भगवान ने चाहा और माँ वैष्णो ने कृपा की तो इस बार खित्ता पीर पंचाल में काफी तामीर और तरक्की में बढ़ावा होगा। आरएनबी आप देख रहे हैं, माइनिंग आप देख रहे हैं, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी आपके पास है। निवेश की अगर हम बात करते हैं, इंडस्ट्रीज को लेकर अगर हम बात करते हैं, 58,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात हुई थी जब केंद्र सरकार ने कहा था, लेकिन अब सत्ता आपके हाथ में है एज अ डिप्टी सीएम भी, और साथ ही साथ जिस तरह से डिपार्टमेंट भी आपके पास है। निवेश के अंदर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर फंड्स किस तरह से प्रोवाइड होंगे, वो तो पहले बजट को लेकर बात हो रही थी, लेकिन जिस तरह के सवाल थे कि जो काम शुरू होना चाहिए उसके लिए पावर्स की जरूरत है, उसके लिए जगह की जरूरत है, वो पूरी की जानी चाहिए थी, उसके लिए क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए, जहां तक आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री का मैं कंसर्न इंचार्ज मिनिस्टर हूं डिप्टी सीएम होने के साथ साथ,
तो इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी इन 10 सालों में खामियां आई हैं, क्योंकि जब 2014 से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और उमर साहब ने जब उसकी क़यादत कर रहे थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2014 से पहले जम्मू कश्मीर का जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको हमेशा पहले नंबर पर रखा और उनको प्रायोरिटी दी और कोशिश की, और आज वो खुद मानते हैं कि 2014 से पहले काफी सारी बढ़ोतरी हुई और फैक्ट्री यहाँ लगी, चाहे आपकी बड़ी ब्राह्मणा है, चाहे आपकी सांबा है, चाहे आपकी गंग्याल है, और उसके बाद उधमपुर में भी हुआ और कठुआ में भी हुआ। लेकिन उसके बाद जब खासकर जब ये जम्मू कश्मीर जो बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों की कि जब ये स्टेट टूटी और यूटी बनी, इस यूटी के अंदर क्योंकि मैंने जब रिव्यू मीटिंगें ली तो उसमें मुझे अब क्या कहेंगे, अगर आप सवाल पूछा तो थोड़ा सा कहना भी पड़ेगा, वैसे मैं कहना नहीं चाहता था। काफी सारी चीजें कहीं इंडस्ट्री की अलॉटमेंट जो लैंड अलॉटमेंट है उसमें पिक एंड चूज हुई, इंडस्ट्री को फंडिंग की बात आई तो उसमें हुई, मुझे चैम्बर एंड कॉमर्स के लोग मिले और इंडस्ट्रियलिस्ट काफी सारे लोग जो इनकी एसोसिएशन हैं वो भी मिली। तो जो हमारी पुरानी इंडस्ट्री है उसको मदद की जरूरत थी, वो मदद उनको नहीं हुई, बल्कि दूसरी इंडस्ट्री जो बाहर से आए और उन्होंने इंसेंटिव्स लिए और लेके चले गए। और माजी का भी हमारा एक्सपीरियंस यही है, जो इंसेंटिव लेते हैं उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन जो हमारा यहाँ रहने वाले लोग हैं जो यहाँ के जो इंडस्ट्री लगाते हैं, क्योंकि उनको इस वतन से प्यार है, इस जम्मू कश्मीर से प्यार है, और वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगे और हमारी इंडस्ट्रीज फ्लोरिश हो, जिससे हमारे यहाँ बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया जो लोकल जम्मू कश्मीर के लोग थे। उस भेदभाव को कैसे खत्म मैंने वही कहा कि ये चीजें जब मेरे नोटिस में आई और मैंने काफी चीजें अब हद तक हमने उसमें सख्ती की है, और जहां तक ये लैंड अलॉटमेंट कमेटीज हैं उसमें भी रिशफल हो रहा है, और अब क्योंकि मैक्सिमम जो उसमें अब जो नई कमेटी बनेगी उसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर भी होंगे, मैं भी होऊंगा, और एक अच्छी कमेटी बनाएंगे अपेक्स कमेटी, और उसमें हमारी हमेशा तरजीह यही होगी कि हम जम्मू कश्मीर के लोग जो नए इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको प्रायोरिटी मिले, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्री आज बंद होने के कगार पे खड़ी है वो इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव करो और हमारे लोगों को वो एक तो उनका अपना रोजगार चलेगा, उसके साथ साथ जो हमारे लोकल यहाँ के बच्चे हैं, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री जो बेरोजगारी है वो आपने ऑनरेबल सीएम साहब से हुई, अभी मेरे से पहले वो बोल के हैं, हम ये मानते हैं कि बेरोजगारी, नौजवान बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, माँ बाप ने पाई पाई जोड़ के इन बच्चों को पढ़ाया है और आज इन बच्चों को रोजगार नहीं है। और ये सुनिए ये दुख की बात है, और हमारी प्रायोरिटीज हैं कि हमारी अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो जिससे जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि बाहर की प्रायोरिटी की बात हो रही है, मैं वही कह रहा हूँ, बाहर की फैक्ट्री आएगी वो बाहर के लोग लेके आ जाते हैं, यहाँ की फैक्ट्री होगी यहाँ के लोग लगेंगे, तो इसलिए हमारी हमेशा ये प्रायोरिटी, हाँ ये नहीं कहेंगे कि बाहर के आने के लोगों को बंद कर देंगे, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों पे नहीं आने देंगे। वो आए, जो चीज हमारे जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री नहीं है वो लगाएं और उस इंडस्ट्री को चलाएं, लेकिन जो हमारी पहले अच्छी इंडस्ट्री चल रही है उनको बंद करने की हम ना इजाजत किसी को देंगे और ना होने देंगे। उसके लिए बार बार सवाल उठ रहा है कि स्किल डेवलपमेंट होना जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जहां तक स्किल्ड का ताल्लुक है, आज भी कितने लोग हैं मेरे पास बेरोजगार बच्चे आते हैं, अनएम्प्लॉयड कश्मीर में भी आए, यहाँ जम्मू में भी आए, सेक्रेटरी के ऑफिस में प्राइवेट भी मुझे मिले, और स्किल्ड की कोई कमी नहीं है कि हम कहें कि स्किल्ड बच्चे हमारे पास नहीं है। ये एक फोबिया क्रिएट किया गया है कि जम्मू कश्मीर में स्किल्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने लोगों को लगाना होता है। हम नहीं अपने बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि अनस्किल्ड है, हमारे बच्चे बहुत स्किल्ड हैं, बहुत लायक हैं, बशर्ते हैं कि इन बच्चों को प्रायोरिटीज मिलनी चाहिए। वो प्रायोरिटी कहीं नहीं मिल रही तो इस कारण बच्चों का वो जो उनके अंदर एक खासियत है, एक जो चीज उनके अंदर जो है, जो आपको दिखाने का उनको मौका नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे बच्चों का अगर जम्मू कश्मीर के टैलेंट बहुत है, हर फील्ड में है, तो अगर उनको मौका मिलेगा तो ये बच्चे कामयाब होंगे। लेकिन पहली बात है कि हाँ, रही बात कि जहां स्किल्ड की कहीं कमी है किसी तरीके की, तो उसमें हमने नई जो IITs हैं, हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उनको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। उसमें कुछ खामियां हैं और मैं ये नहीं कहूंगा कि क्योंकि ये 6 साल जो पिछले गए हैं टोटल एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, चुनी हुई सरकार नहीं थी, लोगों की सुनवाई नहीं थी, ऑफिसरों के पास जाते थे, ऑफिसर अपने दरवाजे ही नहीं खोलते थे। लेकिन आज लोग जो चुनी हुई सरकार, उन लोगों की चुनी हुई सरकार है, आज दरवाजे भी खुल रहे हैं, लोगों के काम भी हो रहे हैं, और जो ऑफिसर दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं कर रहा उसका दरवाजा
हम खुद खोल देते जो हैं। सीट्स कम थी उसे बढ़ाएंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी को लेकर अगर हम बात करें तो बच्चों का जिस तरह से आरोप होता है कि क्या- सीट्स क्या बहुत बोला कम है, परेशानी हो जाती है, सीट्स को बढ़ाया जाना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, मेडिकल के अंदर भी यही बड़ा सवाल था कि सीट्स को बढ़ाया जाना चाहिए था। नहीं, इसमें देखिए जहां तक मेडिकल का और एजुकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं या कॉलेजेस की, वो वहां पे मैडम मेरी बहन सकीना इट्टू जी काफी काम कर रही हैं और वो आएंगे मेरे बाद, वो खुद करेंगे। लेकिन जहां तक स्किल्ड का ताल्लुक है, क्योंकि ये मेरे पास हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, चाहे आईटी हैं, जब दूसरे हैं, तो उन चीजों में हम कर रहे हैं। जहां खामियां हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा कि 100% सब कुछ ठीक है, खामी तो हर चीज में होती है। अब आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें कोई ना कोई चीज तो रह ही जाती है ना। तो इसलिए ये आप कहें कि हमने सब कुछ कर दिया है, तो वो नहीं होता। हम शादी ब्याह करते हैं, उसमें ही कहीं ना कहीं कोई कपड़ा रह जाता है, कोई कुछ ना कुछ रह जाती है। तो लिहाजा ये भी आज यही हमारा भी एक सिस्टम, क्योंकि हमने तो एक सिस्टम चलाना है, उस सिस्टम में हम कहें कि हम 16 कला संपूर्ण है, तो वो बात नहीं है। लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि अपने लीडर, अपने कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन में और हमारे जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की हिदायत के मुताबिक उनके अंडर हम कोशिश करेंगे कि सरकार कोशिश करेगी कि हम बदलाव लाएं और एक नई जो चीज है लोगों को फील, जिस चीज के लिए लोगों ने हमें चुन के भेजा है, वो फीलिंग उन लोगों को जमीन तक पहुंचे। लेकिन बड़ा बदलाव होगा अगर भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी, ट्रांसपेरेंसी पर अगर काम होगा, उसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया? देखिए यहाँ जहां तक ट्रांसपेरेंसी हर डिपार्टमेंट से जुड़ता है। मैं वही कह रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी का जहां ताल्लुक है, भ्रष्टाचार का जहां ताल्लुक है, यहाँ मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और जम्मू कश्मीर के मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और एक ट्रांसपेरेंसी के लिए बिना भेदभाव, बिना कोई इफ एंड बट या बिना किसी पार्टी एफिलिएशन के बगैर ऊपर उठ के उनको यहाँ जम्मू कश्मीर में एक अपना रोल अदा करना पड़ेगा। वो हमारे नोटिस में लाएं। हम वादा करते हैं कि जो नोटिस में हमारे आएगा, चाहे भ्रष्टाचारी हो, जो भी होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये आप हम यहाँ कह के जाते हेल्थ हैं। सेक्टर से जुड़ा हुआ ही सवाल है सुरेंद्र जी, लेकिन होम टाउन आपका है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, कंडी बडाल इलाके में जिस तरह से रहस्यमयी बीमारी आई और ज्यादातर लोगों की मौत हो गई और उसके बाद आपने देखा कि सख्ते में भी सरकार भी आई और सरकार की तरफ से कदम भी उठाए गए। उसके बाद एजेंसीज भी पहुंची, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर मिनिस्टर्स ने भी कहा कि ये अब टेक ओवर करना चाहिए पुलिस को, लेकिन अभी तक कुछ निकल कर सामने नहीं आया। न्यूरोटॉक्सिन के लिए बड़ी बात कही गई। देखिए कौन सा था, किस तरह बड़हाल का हुआ? ताल्लुक है, बड़े दुख और अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है, क्योंकि ऑनरेबल सीएम साहब भी वहां गए, हमारी हेल्थ मिनिस्टर मैडम सकीना इट्टू जी भी वहां पे गए, जावेद राणा साहब ऑनरेबल मिनिस्टर वो भी गए और मैं खुद भी वहां पे एक बार वहां गया हूं। और वहां जो मैंने देखा कि अपनी आंखों के सामने उन बच्चों को हमने मरते हुए देखा है। और मैं हॉस्पिटल में भी जब गया था, एक बच्ची 2 दिन पहले वो बोल रही थी मुझे, जब डॉक्टरों ने बुलाया 2 दिन के बाद डेथ हो गई। ये नहीं कहें कि डॉक्टरों ने वहां इलाज नहीं किया या मेडिकल की नहीं था, डॉक्टरों ने बेस्ट जो इलाज था, उनका ट्रीटमेंट था, वो बेटी का किया। और जब उसके दूसरे दिन मैं वहां बडाल में गया और वो बाप मुझे मिला और बाप ने को मैंने पूछा, बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है, आप क्या समझते हैं, क्या है, क्या कोई दुश्मनी है या क्या है या कोई ऐसा वैसा जो भी है, आप क्या बोलते हैं? कहता सर मैं कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चौधरी साहब मेरी बच्ची को बचा लो, क्योंकि वो आखिरी उसका सहारा घर में रह गई थी, बाकी की डेथ हो चुकी थी। और अफसोस के 2 दिनों बाद उस बच्ची की भी डेथ हो गई। और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और सरकार, क्योंकि अगर पूरी कैबिनेट वहां गई है इंक्लूडिंग ऑनरेबल सीएम साहब, तो आप ये समझ सकते हैं कि हम कितनी जिम्मेदारी से उस मसले को देख रहे हैं। और डीसी जो रजौरी हैं वो उनको वहां पे हेडक्वार्टर किया हुआ है और पुलिस वो वहां देख रही है और अलग अलग थ्योरीज में वो मेडिकल के लिहाज से भी वहां इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसके बाद जहां तक ताल्लुक है पुलिस का, पुलिस अपना काम कर रही है और दिल्ली से भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने भी वहां से दिल्ली से भी एक टीम बना के भेजी है। तो इसमें दिल्ली की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती के हम उस जगह तक नहीं पहुंच रहे। कंक्लूजन नहीं आ हाँ, पाया वो अभी पहुंच नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। लेकिन आज भी ईमानदारी से हम चाहते हैं कि उस तक हम पहुंचे, ताकि क्योंकि इसमें पूरा गांव परेशान है। वहां अब अलग अलग बातें हैं, अलग अलग थ्योरी हैं, लेकिन सही यही होगा कि जब वहां से सामने कोई चीज आएगी तब देखेंगे। सुरेंद्र जी, एक और सवाल पीडब्ल्यूडी और रोड डिपार्टमेंट की तरफ से एक्सीडेंट्स को लेकर बात कर लेते हैं। ज्यादातर एक्सीडेंट्स जो हैं वो बढ़ गए। जो रिपोर्ट आई अप्रैल 2024 में, उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 28,896 सड़क हादसे हो गए और 4,251 लोगों की जान चली गई।
जिसमें 37,725 घायल भी हुए। तो एक बड़ा सवाल उठा कि रोड कनेक्टिविटी सही नहीं होने की वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। फिर एक और सवाल उठा कि गाड़ियां जो हैं वो पुरानी हैं जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए किस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है? देखिए, इसमें काफी सारे इश्यूज हैं और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी ये सवाल इस वक्त लगा और ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं ट्रांसपोर्ट के हमारे गडकरी साहब ने भी, उन्होंने भी इस पर बोला। और हर सरकार चाहती है कि हम कहें कि हम ही ज्यादा करेंगे या दिल्ली वाले कुछ नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो भी कोशिश कर रहे हैं और हम भी, और देश में सारी सरकारें कोशिश कर रही हैं और खासकर जम्मू कश्मीर में हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये एक्सीडेंट जो डेथें हो रही हैं कम हो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस करने की जरूरत है। और कई बार आप भी जब सड़कों पे चलते हैं या हम भी चलते हैं, देखते हैं कि जो गाड़ियां आपस में बड़ी रेस लगाती हैं और उससे भी बड़े एक्सीडेंट होते हैं। और छोटे मोटे जो स्कूटर साइकिल वाले होते हैं, इनको बड़ी गाड़ी वाले समझते नहीं है। तो इसलिए इस पे काफी सारे इंतजाम किए गए हैं। इसमें पुलिस का भी रोल है, इसमें ट्रैफिक पुलिस का भी रोल है, इसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का भी रोल है। इसमें हर चीज, हर और लोगों की अपनी अवेयरनेस। जब तक लोग अपने आप को अपनी जान को हिफाजत नहीं करेंगे तब ये चीजें नहीं रुक सकते। अब कई लोग हैं, आपने देखा होगा, कोई होली का त्योहार हो, जो कोई बड़ा त्योहार हो, तो बच्चे छोटे छोटे मुंह में सीटियां बजा के और अल्कोहल को इस्तेमाल करके वो लोग नाचते हैं, खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, कईयों की जानें चली जाती हैं, कहीं दूसरों को भी मारते हैं। तो इसलिए इसमें हम कहें खाली सरकार ही कर सकती है, सरकार नहीं कर सकती। कमेटी का गठन भी किया गया था। इसमें सिविल सोसाइटी का भी अपना रोल है, लोगों का भी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, उनमें भी अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को भी अवेयरनेस जरूरत है। इसमें काफी सारे पार्ट हैं, हमें करने की जरूरत है। और मुझे सब लगता है कि इंडिया जितना एडवांस हो गया है, आज देश जितनी चंद्रमा तक पहुंच गया है, अब हमें जरूरत है कि हम अपने आप को, आप फॉरेन में चले जाएं, वहां पे देखिए लोग बहुत अवेयर हैं, बड़े कॉशियस हैं रूल्स को लेके, बट हम थोड़ा सा लापरवाह हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा, अगर कोई ये, जहां तक गाड़ियों का ताल्लुक है, दूसरा वो तो सरकार देखेगी, बट कुछ चीजें हैं जो सोसाइटी को खुद देखनी पड़ेंगी और लोगों को समझनी पड़ेंगी। जी, लेकिन इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी की तरफ से रिपोर्ट सबमिट की गई थी, अभी तक उस पर काम नहीं किया गया। सवाल ये भी उठा कि रिपोर्ट अगर दी गई तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। देखिए, मैंने कहा ना कि रिपोर्ट आप जितने मर्जी कानून बनाएं, आप आज देखें कितनी हमारी कोशिश है कि ड्रग्स ना बच्चे लें, ना लें, नहीं लें, लेकिन बच्चे लेते हैं। क्या कर सकते हो आप? इसलिए ये चीजें हम, कमेटी जो मर्जी यहां से करेगी, जब तक वहां स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, जितने ये लोग जो अपने आप को सोशल वर्क कहते हैं, ये लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्योंकि आखिर एक दिन आके सरकार की जो आंखें, बाहें, बाजू, जो कुछ हैं, जो हाथ हैं, वो तो लोग हैं ना, सोसाइटी है ना। तो जब तक सोसाइटी के वो हर लोग जो जिस भी शोबे में हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक मुझे लगता है कि हम इस चीज में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सरकार जितना मर्जी डंडा चलाएगी, लेकिन डंडे से देश नहीं चलता। ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें आजादी है, हर आदमी को बोलने की आजादी है। गणतंत्र दिवस में यही संविधान के बारे में हम लोग माइनिंग का बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अंदर। माइनिंग माइनिंग तो जिसमें तूफान है ये माइनिंग। माइनिंग का जहां ताल्लुक है, जब से मैं आया हूं, मुझे ये महकमा मेरे ऑनरेबल सीएम साहब ने दिया है और मैंने इसमें काफी कंट्रोल किया है। और अब कईयों को तो बड़ी तंगी है और बड़ों को बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमने एक तैया कर दिया है कि ये दरिया, ये आबू हवा, ये पहाड़ हमारे हैं, हमारे लोगों के हैं। आज देखिए आपके सामने ग्लोबल वार्मिंग कितनी है। आज पानी खत्म हो गया, आपके बारिशें खत्म हो गई, बारिश नहीं हुई। कल हम कश्मीर से आए, वहां बर्फ पिघल गई है, जबकि बर्फ वहां टिकनी चाहिए थी। ये मई जून में पानी की मुसीबत आएगी। तो इसलिए जहां तक माइनिंग है, ये माइनिंग से जुड़ा हुआ सब कुछ है। क्लाइमेट, जो मौसम, ये सब माइनिंग से जुड़ा। क्योंकि दरिया, आप जाएं कठुआ में चले जाएं, आप जम्मू की तवी को देखें, आप उज में देखें, आप रजौरी पूंछ में चले जाएं, आप कश्मीर में चले जाएं, आप यहाँ खिता चिनाब वैली में चले जाएं, एक बहुत बड़ा माफिया माइनिंग में काम कर रहा है। लेकिन काफी हद तक हमने इनको दबाया है। लेकिन कहीं है कि कुछ लोगों की जो लागें लगी हैं कहीं ऊपर आगे पीछे, वो थोड़ी काटनी पड़ेंगी। जब वो कट जाएंगी तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। कुछ तो समझ गए हैं, जो नहीं समझे उनको समझा देंगे। कब तक कटेंगी? कुछ आइडिया देंगे कि हाँ ठीक है, अगले 1 महीने तक कार्रवाई शुरू हो जाएगी, पूरी करेंगे। हम कुछ चीजें देख रहे हैं, कुछ जहां कोई ऑफिसर बदलने की जरूरत है वहां ऑफिसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इस माफिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम ये अपने दरिया खत्म नहीं होने देंगे, आबू हवा खत्म नहीं होने देंगे। इसलिए ये क्योंकि इस पे मैंने रिव्यू मीटिंग्स में बाइनिंग से काफी ली और मैंने बड़ी सख्ती से अपने डिपार्टमेंट्स को कह दिया
दिया है कि आपने देखा होगा कठुआ में मैंने एक डीएमओ सस्पेंड कर दिया है और बढ़िया उसकी सिफारिशें आ रही हैं इसको बहाल करो। मैंने कहा बहाल नहीं करेंगे, एक्शन और लेंगे। तो इसलिए ये बख्शा कोई भी नहीं जाएगा। और जो आज भी आपके, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है, जो लोग जो ऑफिसर सुनेंगे मुझे, जो लैसी जो माफिया वाले सुनेंगे, जिन जिन का ऑफिसरों का आपस में लिंक है, आज भी वक्त है, तोड़ लें तो अच्छा रहेगा, नहीं तोड़ेंगे तो हम तोड़ लेंगे। एक और सवाल, बहुत एक्शन में आए थे डिप्टी सीएम, जब तबादले भी हुए, तबादले की बात नहीं हुई, ज्यादातर सस्पेंशन की बात हो गई, औचक निरीक्षण किया गया, छापेमारी की गई डिपार्टमेंट के अंदर, जहां पर अटेंडेंस को चेक किया गया, रजिस्टर्स को चेक किया गया, एब्सेंटी को उसी वक्त यहां पर आपने देखा कि सस्पेंड ऑर्डर भी दिया गया, लेकिन थोड़ी सी गति जो है वो धीमी हो गई, ऐसा क्यों? कंटिन्यू रहना चाहिए था। नहीं, वो हमें करना नहीं था, हमें मजबूरी बन गई, क्योंकि हमें लोगों ने चुन के भेजा है और लोगों ने एक जिम्मेवारी दी है। क्योंकि लोग दफ्तरों में जाते थे, उनको ऑफिसर नहीं मिलते थे और कई ऑफिसरों को यह था कि शायद इनके पास पावर नहीं। तो जब किसी के दिमाग में ये सवाल आएगा तो सवाल को खत्म करना हमारे लिए जरूरी था। तो हमने कोई बड़े स्टेप उसका नहीं लिए, खाली हमने जब देखा, और उनको जब देखा बड़े बड़े ऑफिसर जो HODs हैं उस डिपार्टमेंट के, वो लोग वहां नहीं थे, तो अब तो आपने देखा बड़ा बॉर्डर के लोगों की बात करेंगे, भर्ती को लेकर एक बड़ा मुद्दा है युवाओं का बॉर्डर एरियाज में। देखिए, जहां तक आपको अभी ऑनरेबल सीएम साहब भी रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं ना, जी, रिक्रूटमेंट में हमने 1 लाख लोगों को लगाने का वादा किया हुआ है। और जो मैनिफेस्टो हमारा है वो खाली एक मैनिफेस्टो नहीं है, झूठों का पुलंदा नहीं है। कई लोग कहते हैं हम ये करेंगे, कोई 15 लाख देता है, कोई कुछ देता है, लेकिन हम वो हैं जो करके दिखाएंगे। जो 15 लाख कभी नहीं मिला, लेकिन हमने जो कहा है, चाहे वो बिजली पे कहा है, चाहे वो बेरोजगारी पे कहा है, चाहे हमने और भी जो इश्यूज हैं, चाहे सिलेंडर पे कहा, चाहे राशन पे कहा, चाहे हमने डेवलपमेंट के लिए कहा, जो हेल्थ के लिए कहा है, एक एक वादा ये सरकार पूरा करेगी। लेकिन मुझे समझ नहीं लगता कि हमारे, अभी तो हमें 3 साल हुए, पत्रकार हमें जहां भी जाते, मैं कल वहां श्रीनगर था, वहां भी पूछते, जनाब बताइए आपने ये वादे क्या किए? और भैया हमें तो 3 साल हुए, हमें लोगों ने 5 साल के लिए चुन के भेजा है, कोई 4 महीने के या 1 साल के लिए चुन के नहीं भेजा। और इन 5 सालों के अंदर जो जो वादा हमने किया उसको तो निभाएंगे, उसके साथ जो वादा नहीं किया, जो लोगों की जरूरतें हैं, उनको भी पूरा करेंगे। सुरेंद्र चौधरी से जो जम्मू कश्मीर को एक बड़ी उम्मीदें हैं, उस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए किस तरह से काम करेंगे, जनता भी जानना चाहती है कि आगे किस तरह का एक्शन रहे। देखिए, मेरे जम्मू कश्मीर के मेरे कायद और लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, वो इतने काबिल हैं और उनकी डायरेक्शन में, क्योंकि उनको सब पता है कि क्या क्या करना है, और उनकी क़यादत में, उनकी डायरेक्शन में हम हर वो चीज करने की कोशिश करेंगे जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूरत है और जिस मकसद से जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें जिता के भेजा है। और हम मां वैष्णो से यही दुआ करेंगे, उस रब से दुआ करेंगे कि सरकार को इतनी हिम्मत दे, इतना जज्बा दे कि हम लोगों पे खरा उतरें। लेकिन इस मंच से जरूर कहूंगा कि इसके साथ साथ ये उम्मीद करेंगे कि अगले साल जब आपका द्वारा गुलस्तान का कॉन्क्लेव आए तो हम एज ए ड्यूटी सीएम हम ना बैठे हुए हों, बल्कि यहाँ पे एक स्टेट के ड्यूटी चीफ मिनिस्टर बैठे हों, जिससे सबका भला होगा। स्टेट को लेकर काम होगा, लेकिन सीएम तो कह रहे हैं कि आने वाले समय दोनों का हम दोनों चीजों पे अड़े हैं। स्पेशल स्टेटस वही जो स्टेटस जैसे जम्मू हिंदुस्तान के 11 स्टेटों में वहां पे आज भी वहां स्पेशल स्टेटस है। हमारा पड़ोसी है हिमाचल, क्या आप वहां जमीन ले सकते हैं? क्या आप वहां पे रोजगार ले सकते हैं? नहीं ले सकते। उसी बुनियाद पे हम ये कह रहे हैं कि अगर हिमाचल के अंदर या 11 स्टेटों के अंदर हिंदुस्तान के अगर उनको स्पेशल स्टेटस है, अगर हम वहां जमीनें नहीं ले सकते, हम वहां नौकरियां नहीं ले सकते, और ये वादा हम नहीं कर रहे, ये वादा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने पार्लियामेंट में किया हुआ है। लेकिन जब ये वादा हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में कहा है, उस पावन जगह पे जिसको हम पूछते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की जमीन है, जम्मू कश्मीर का रोजगार बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। स्पेशल स्टेटस को लेकर जो रेजोल्यूशन लाया गया उसके बाद प्रोटेस्ट भी काफी हुए। प्रोटेस्ट करने वाले करें, लेकिन हम तो जो लोगों की आवाज है वो चंद लोग कर रहे थे, लेकिन पूरा जम्मू समझ रहा था। आज सबसे बड़ा नुकसान अगर ये देखिए, आप जाइए इंडस्ट्रिस्ट को पूछिए, ये स्पेशल स्टेटस के कारण तो आज इनकी इंडस्ट्रियां बंद होने लगी हैं, क्योंकि बाहर के लोग आके इन पे कब्जे मार रहे हैं। जमीनें किसकी जा रही हैं? आप जाएं वहां पर, पत्नीटॉप जाएं, सन्नासर जाएं, मानसर, जहां भी जो हमारे पिकनिक स्पॉट हैं, वहां मैक्सिमम जमीनें बाहर के लोगों को ले ली हैं।
तो इसलिए आज हमारे हमारे लोग जो हैं इनकी जब जमीनें जा रही हैं, अपनी जमीनों को रोकने के लिए लोग चाहते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस चाहे। हिमाचल को हो सकता, हमें क्यों नहीं हो सकता? आज कितने लोग बाहर के लोग, आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, बैंकों में जाइए, कितने लोग बाहर के लोग बच्चे नौकरियों पर लग गए। हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे नहीं लग रहे। जो खासकर जम्मू को देखिए, कश्मीर में फिर टूरिज्म है। जम्मू तो है ही रोजगार के ऊपर है, जम्मू तो है ही इंडस्ट्री के ऊपर है, जम्मू तो है ही एग्रीकल्चर के ऊपर है। हमारा तो हॉर्टिकल्चर भी यहाँ वो है ही नहीं, नाम मात्र है। तो इसलिए जम्मू खासकर सूबा जहां मैं बैठा हूं इसमें, जहां ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं, जम्मू के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है। आज ट्रेन जब जा रही है कश्मीर में, मुझे बताओ इस स्टेशन पे कौन रुकेगा? ये एक वक्त था, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब पठानकोट ट्रेन रुकती थी तो वहां कितनी रौनक होती थी। वहां से ट्रेन जब जम्मू पहुंची तो आज देखें पठानकोट का क्या हाल है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जम्मू को सर्वाइव करना है। जम्मू का रोजगार बचेगा, जम्मू का दुकानदार बचेगा, जम्मू की इंडस्ट्री बचेगी, तभी जाके हमारा आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली नस्लें ठीक हो सकेंगी। ठीक है, लेकिन जम्मू को जो डिवीजन दी गई और कहा गया कि उसे रिवाइव करने के लिए काम होगा, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए भी काम होगा, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि 58,000 करोड़ रुपया जो सरकार की तरफ से पहले ही दिया गया था। नहीं, मैंने वही कहा ना कि हम जम्मू के लिए हैं। अगर खास करके खुद ऑनरेबल सीएम साहब यहाँ कह के गए कि हमने जम्मू के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, उनका कहने का मतलब यही था कि हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी आपको दिया है। तो इसलिए मेरा, अगर मुझे उन्होंने कहा है और मुझे इस जिम्मेवारी से यहाँ रखा और एक भरोसा मेरे लीडर ने मुझ पर रखा है, और मैं जम्मू के लोगों को भी एक भरोसा मुझ पर है। मुझे, मैं समझता हूँ कि मुझे मिलते हैं सारे, तो काफी सारे यहाँ बैठे हैं, ये चैंबर्स वाले सारे बैठे हैं, अभी देख रहे थे मैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जम्मू कैसे प्रोटेक्ट करना, और इसके लिए मैंने नहीं करना, मेरे लीडर, मेरा कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब दोनों, कल शाम को भी यहाँ डिस्कशन चल रही थी कि कटरा तक ट्रेन आएगी, वहां से वापस हो जाएगी। लेकिन उमर साहब कहते नहीं, ट्रेन आए कश्मीर से, जम्मू से ट्रेन कश्मीर जाए। मतलब कि एक भेदभाव को खत्म किया जाएगा, जो बार बार कहा जाता था कि जम्मू के साथ भेदभाव खत्म होगा, वो होगा और वो आने वाले समय में दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें करने के लिए। लेकिन एक बड़ी उम्मीद जो है वो